पॉलिटिकल सिस्टम, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेंगे। जजेस के साथ अब ये मुश्किल आ रही है और पूरी दुनिया में ये चैलेंज आ रहा है कि जब तक आम आदमी के पास वॉइस नहीं थी तो आप जो चाहो कर लो। आज सोशल मीडिया ने आम आदमी को पूरी तरह से पावर दे दी है और डेमोक्रेसी का ट्रू सेंस आज समझ में आ रहा है सबको कि जिस तरह से जजेस को ट्रोल किया जाता है इससे जजेस दबाव में आते हैं। अब सवाल ये है कि ट्रोल क्यों ना हो और किस मुद्दे पे ट्रोल होता है। कल को कोई एडवोकेट था, आपने उसको अपग्रेड करके जज बना दिया। भगवान तो नहीं बनाना वो, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल दी कि कल आप सामने खड़े होते थे, आप इस तरफ आप कुर्सी पे बैठेंगे। उसका रोल बदल गया, उसकी जिम्मेवारी बदल गई, कॉम्पिटेंसी नहीं बदली ओवरनाइट। लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम जो भी वो जजमेंट देगा तो वो एज ए वकील जो उसकी समझ थी कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की उसी बेस पे तो दे रहा है। तो गलतियां वो भी कर सकता है लेकिन वो प्रेसिडेंस बन जाता है विच इज डेंजरस। जस्टिस की जो क्वालिटीज बताई गई हैं उसमें से एक क्वालिटी है सर्टेनिटी। यस, और हमारे यहाँ वही नहीं है, बिल्कुल उल्टा है। यूके की पब्लिश लॉ बुक्स देख लीजिए और इंडिया में पब्लिश लॉ बुक्स देखिए, आपको आर्ग्यूमेंट्स में, लिटरेचर की लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा कि वहां पे कितनी डेप्थ और हमारे यहाँ कितना शैलो है। भाई ये कहा जाता है कि लीडर शुड लीड बाय एग्जांपल। अगर जजेस ये बोले कि हम पहले अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे और देखते हैं कौन नहीं करता, जब तक हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं करते हैं सिस्टम का, वो सिस्टम हमेशा वीक रहता है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं होती है और हम लोग हमेशा हर कदम पे फंबल करते हैं। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते, टीजेडी पॉडकास्ट के इस संस्करण में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं, जी हाँ, माय लॉर्ड्स की, उनकी जुडिशरी की, उनकी जुडिशल एम्पायर की। और हमारे साथ हैं विजय सरदाना जी। आपका स्वागत है विजय सरदाना जी। नमस्कार सर। ये जब आपने लॉ की पढ़ाई की थी, मैंने भी लॉ की पढ़ाई की थी, तो एक जो सब्जेक्ट है जो बिल्कुल कंसिस्टेंट और परमानेंट रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस। और ज्यूरिस्प्रूडेंस के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, जिनमें से जो दो प्रमुख सिद्धांत हैं, वो एक तो ये कहता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड ऑल्सो बी सीन टू हैव बीन डन, कि जस्टिस न केवल होना चाहिए लेकिन दिखना चाहिए कि हाँ जस्टिस हुआ है। और दूसरा होता है नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, यू शैल नॉट बी अ जज इन योर ओन कॉज। अब ज़रा हम बात कर लें भारत के सुप्रीम कोर्ट की। भारत के सुप्रीम कोर्ट में क्या ये ज्यूरिस्प्रूडेंस के दोनों सिद्धांत लागू होते हैं? सर, एक तीसरा और जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट लिया जाता है वही जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेके, कि ये कहा गया है कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब इंडिपेंडेंट रहेंगे, ये इंटरप्रिटेशन अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आज मान लीजिए कि पार्लियामेंट एक कानून बनाती है यूपीएससी का, और यूपीएससी के माध्यम से ब्यूरोक्रेसी का सिलेक्शन होता है देश चलाने में, क्या ये इंडिपेंडेंस है या नहीं है? मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन ये क्योंकि अगर यूपीएससी के माध्यम से आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स अगर रिक्रूट होते हैं तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं है तो जुडिशियल एकेडमी बना के जजेस का अपॉइंटमेंट या जुडिशरी में जो भी अपॉइंटमेंट्स हो उसके माध्यम से बनाया जाए तो वो कैसे इल्लीगल हो जाएगा? ये फंडामेंटल सवाल है। लेकिन अब मुद्दा इस बात को लेके आता है कि भाई मैं डिसाइड करूंगा कि क्या सही है। अब यहाँ प्रिंसिपल किसका चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल चलेगा या मेरा इंटरप्रिटेशन चलेगा? अब ये विवाद का मुद्दा हो गया। तो सवाल इस बात का है कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं, अगर हम उसको ढंग से एनालाइज करें तो शायद जुडिशरी के पास भी बहुत सारे चीज़ों के जवाब नहीं होंगे। जैसा मैंने पहले ही कहा, क्या यूपीएससी एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको आज तक 75 साल में हमने डिसमेंटल क्यों नहीं किया? पहली बात। इसको और एक स्ट्रेच और करते हैं आर्ग्यूमेंट को। आज हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है, सीएजी है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। टेक्निकली वो
जो बनती हैं वो संविधान के हिसाब से बनती हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का टेक्निकली कोई रोल नहीं होता, लेकिन वहाँ भी सारे अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल क्लास वर्स या थ्रू जिसको हम कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से और पॉलिटिकल क्लास के सिग्नेचर से ही होता है। तो क्या वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया? तो कहने का मतलब ये है कि जब बाकी कोई भी संस्था को हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सिर्फ जुडिशरी के माध्यम से ये कहना कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, ये बात समझ में नहीं है। तो ये मुद्दा है जिस पे मुझे लगता है कि एक समाज में खुली बहस होनी चाहिए, इनफैक्ट पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, क्योंकि जब आप संविधान की बात करते हो तो उसका इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार जुडिशरी के पास है, और जुडिशरी अगर उसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से करे कि जो आपका पॉइंट था कि मैं इंटरप्रिटेशन ऐसे करूं उसमें मेरा ही फायदा हो, तो क्या ये न्याय है? क्या इस पे क्वेश्चन नहीं उठेंगे? और आज समाज में जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। देखिए, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 2-3 जो प्रमुख बातें जो आती हैं, किस तरह से जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करती है जबकि उसका कोई अधिकार इसमें नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए ले लें हम आर्टिकल 26 जो अलग अलग डिनोमिनेशंस को, जिसका हिंदी जो अनुवाद है वो संप्रदाय किया गया है, उनको अपने संप्रदाय के अधिकार देती है, और उसको इन्होंने बना दिया कि साहब की वो इसेंशियलिटी टेस्ट आ गया उसमें, इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ रिलीजन, वो इन्होंने उसमें डाला, और उससे जो है वो एब्राहमिक रिलीजन्स को फ़ायदा हो गया, क्योंकि वो डिनोमिनेशनल होते हैं। हमारे जो संप्रदाय हैं उसको उनमें उन्होंने उसको अलग कर दिया। जैसे कि मान लीजिए कि हिंदू धर्म में हजारों संप्रदाय हैं, उन सबके अपनी संप्रदायों की अपनी मान मर्यादा है, उनके अपने आगम हैं, उनके अपने नियम हैं, उनको ये इसेंशियल फीचर्स में नहीं लाते, और उसको क्रिश्चियनिटी के हर डिनोमिनेशन को इसेंशियल फीचर से करके वो उसको डिनोमिनेशनल रिलीजन बता देते हैं। इसी तरह से जो बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अब ये बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 13 जजेस की बेंच है, उसमें 7 एक तरफ हैं, 6 एक तरफ हैं, तो ये क्या है? ये पूरी की पूरी ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस है या नहीं है? आपका जो 9 जजेस का जजमेंट आया इंदिरा साहनी का, उसका प्रीकर्सर था एनएम टॉमस, जो कि मेरे ख्याल से 1977 में इमरजेंसी के टाइम का दिया हुआ जजमेंट है, तो बिल्कुल शुरू में ही है 77 के एनएम टॉमस का। और उस एनएम टॉमस में जो अभी जोसेफ साहब रिटायर हुए हैं ना, उनके जो आपने देखे थे कि किस तरह के उनकी एटीट्यूड थी, किस तरह के उनकी इंक्लिनेशंस थे, उसी तरह उनके जो पिताजी थे, सीनियर जोसेफ जी के पिताजी के मैथ्यू, उन्होंने, और बाकी उसमें और भी लोग थे, कुल 7 जजेस बेंच थी, तो उन्होंने भी इसी तरह से उसका इंटरप्रिटेशन ये कर दिया कि साहब की वो जो है, जो अंग्रेज़ हमको बता गए कि साहब की सदियों से यहाँ ऑपरेशन होता आया है, तो वो सदियों से ऑपरेशन वाला सिद्धांत सबसे पहले एनएम टॉमस में आया है, जो आज भी चलता चला आ रहा है। तो ये जो इनका तथाकथित जो क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन है, इसका क्या इलाज है? देखिए, इलाज अभी तक तो था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन इस समय जिस तरह से समाज, देखो क्या होता है ना सर, कि लोग देखते हैं, चुप रहते हैं। कभी कभार एक मान मर्यादा ये होती है, चलो यार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ तो होगा। उसके 2 कारण होते हैं। एक तो समाज को क्या होता है कि लगता है यार ये बहुत बड़ा आदमी, आज गांधी जी ने बोल दिया कि मैं फॉर एग्जांपल भूख हड़ताल कर दूंगा, आप ये सब दंगे प्रदर्शन या जो जुलूस निकाल रहे हो बंद कर दो, तो लोग मान मर्यादा में बैठ गए कि चलो यार गांधी जी ने बोला, बात रख लो। लेकिन वक्त के साथ समाज बदलता है, और जब समाज बदल रहा है उस समय आज जमाना वो है कि आज मैं आपकी बात को फेस वैल्यू पे नहीं लूंगा। लोग कहेंगे ठीक है, आपने इंटरप्रिटेशन किया, आपको अथॉरिटी है क्योंकि आप उस जज की कुर्सी पे बैठे हो, आपने एक डिसीजन ले लिया, मैं तो क्वेश्चन करूंगा कि ये क्यों लिया, क्या आधार था। जजेस के साथ अब ये मुश्किल आ रही है, और पूरी दुनिया में ये चैलेंज आ रहा है कि जब तक आम आदमी के पास वॉइस नहीं थी तो आप जो चाहो कर लो। आज सोशल मीडिया ने आम आदमी को पूरी तरह से पावर दे दी है, और डेमोक्रेसी का ट्रू सेंस आज समझ में आ रहा है सबको। और इस पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर। जब मैं IIM अहमदाबाद में था, उन दिनों इंटरनेट नया नया था, मैं बात कर रहा हूँ 1995 की। 93-94 में इंटरनेट शुरू हुआ था।
95 में पहली बार IIM अहमदाबाद में इंटरनेट आया था, और इंसिडेंटली हम स्टूडेंट थे तो हमने भी पहली बार इंटरनेट वहीं देखा था। और उस समय इंटरनेट के बारे में प्रोज एंड कॉन्स मेरी थोड़ी इच्छा थी जानने की, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। एक आर्टिकल था, डीक्लासिफाइड आर्टिकल बाय CIA, अमेरिका की एजेंसी का। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे इंटरनेट स्प्रेड होगा, जो आजकल डोमिनेंट अथॉरिटीज हैं इनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि उसके कई एग्जाम्पल उन्होंने कोट किए थे कि जैसे मान लीजिए कि आज एक एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा में, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको जब तक समझ के जवाब दें उसमें 2-4-5 घंटे तो लगेंगे, तब तक वो पूरी दुनिया में फैल चुका और मिलियंस ऑफ कमेंट्स आ गए कि सरकार क्या कर रही थी, PM क्या कर रहा था, मंत्री क्या कर रहा था। हर आदमी को, आम आदमी ने कटघरे में खड़ा कर दिया कि तुम सबकी नालायकी से ये हो गया। फैक्ट किसी को नहीं पता, कंक्लूजन सबने दे दिया। ये स्थिति आज जुडिशरी के साथ भी है। इसीलिए थोड़े समय पहले आपको याद होगा एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ने बोला था कि जिस तरह से जजेस को, कोर्ट्स को ट्रोल किया जाता है, इससे जजेस दबाव में आते हैं। अब सवाल यह है कि ट्रोल क्यों ना हो और किस मुद्दे पे ट्रोल होता है। हर जजमेंट, आप रोज 60 जजमेंट एक जज देखता है, आपके 30 हैं, करीब 1,500-2 हजार केसेस आप डेली सुनते हो, हर एक तो ट्रोलिंग नहीं होती। ये बात भी सच है। किन मुद्दों पे जनता ट्रोल करती है और क्यों ना करे? भाई जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, मेरी जिंदगी, मेरी आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, मैं रिएक्ट नहीं करूं? क्यों नहीं करूं? तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी में कहीं ये लिखा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन बी बट एक्सेप्ट और माइनस जजेस, कहीं ऐसा एग्जाम्पशन है कि आप अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको है, लेकिन आप जजेस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे? तो समाज में अगर हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आपके जजमेंट भी क्वेश्चन में आएंगे, जनता उसका भी इंटरप्रिटेशन करेगी। अनफॉर्चुनेटली हमारी जितनी लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, दे फेल्ड इन डूइंग क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ जजमेंट्स, जैसे बाकी की दुनिया में होता है, जहां मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, जहां पे ऑनेस्टली इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वहां के जो लॉ कॉलेजेस हैं वो वहां के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के और जजमेंट्स के क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि कहां वो सही थे, कहां गलत थे, कौन सा पॉइंट उन्होंने छोड़ दिया, किसको कैसे इंटरप्रेट किया, इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता था। वो एक हेल्दी डिबेट होती है, इससे ओवरऑल लॉजिक बढ़ता है। और ये अगर आपको डिफरेंस देखना है, आप लॉ की बुक्स, यूके की पब्लिश लॉ बुक्स देख लीजिए और इंडिया में पब्लिश लॉ बुक्स देख लीजिए, आपको आर्ग्यूमेंट्स में, लिटरेचर की लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा कि वहां पे कितनी डेप्थ और हमारे यहाँ कितना शैलो है। ये भी आपको क्लियर मिल जाएगा अगर एक ही टॉपिक पे आप 2 बुक्स उठाते हो, डिफरेंट ऑथर्स की, जो वहां है और जो यहां है। तो कहने का मतलब ये आता है सर कि इस समय जुडिशरी के हर क्वेश्चन पे, हर मतलब जजमेंट पे सवाल उठेंगे, और जो इंटरप्रिटेशन है जजेस का, वो तो इंटरप्रेट करके चले जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर हम सिविल लॉ की बात कर रहे हैं, कॉमन लॉ की हम जो बात करें, तो इसमें सबसे बड़ा है कि हम प्रेसिडेंस पे चल रहे हैं। अगर किसी जज ने गलत दे दिया जजमेंट, भगवान तो कोई नहीं है ना, मैं तो साफ बोलता हूं, लोग कुछ भी बोलें। देखिए कल को कोई एडवोकेट था, आपने उसको अपग्रेड करके जज बना दिया, भगवान तो नहीं बनाना वो, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल दी कि कल आप सामने खड़े होते थे, आप इस तरफ आप कुर्सी पे बैठेंगे। उसका रोल बदल गया, उसकी जिम्मेवारी बदल गई, कॉम्पिटेंसी नहीं बदली ओवरनाइट। लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम जो भी वो जजमेंट देगा, तो वो एज ए वकील जो उसकी समझ थी कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की, उसी बेस पे तो दे रहा है। रातों रात आज आपने शपथ ग्रहण कराई, कल आपने उसको कुर्सी पे बैठा दिया और उसने केस हियर करके जजमेंट देना शुरू कर दिया, तो रातों रात तो कोई ऐसा कॉम्पिटेंसी अपग्रेडेशन हुआ नहीं। तो गलतियां वो भी कर सकता है, लेकिन वो प्रेसिडेंस बन जाता है, विच इज डेंजरस। तो ये जो गलतियां हो रही हैं, एरर्स हो रहे हैं, इनको रोकने का हमारे पास कोई तरीका नहीं। और इसका कारण मैं आपको और बताता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हैं, हमारे लॉ में कहा होता है कि भाई सिचुएशन जज डिसाइड करेगा क्या होगा। सिविल लॉ में, अमेरिकन का, मैं क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट्स पे काफी काम करता हूं, वहां पे हर सिचुएशन को इंटरप्रेट करके बताया इस सिचुएशन में ये जजमेंट आएगा। जज को इतनी फ्रीडम नहीं है वहां पे, क्योंकि उनको पता है कि जजेस कैन बी, आफ्टर ऑल है तो इंसान, कैन बी बायस्ड, कैन बी इन्फ्लुएंस्ड,
मे हैव इग्नोरेंस, तो न्याय के साथ गलती ना हो जाए। तो जितने सिनेरियो उनको समझ में आते हैं वो उसमें उन्होंने सिचुएशन बना बना के और उसके आगे उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होना चाहिए जुडिशरी में लिखा हुआ है। तो आपको तो सिर्फ मैच द फॉलोइंग करना है और जजमेंट देना है। हमने खुली किताब छोड़ दी। इसीलिए यहां पे इतना प्रेशर है। क्यों सारे वकील इस बात को लेके देखते रहते हैं कि कौन किस बेंच में लगेगा? क्यों लग रहा है? क्योंकि जजेस का मूड, जजेस का रिलेशन, जजेस का टेम्परामेंट, जजेस का बैकग्राउंड, अगर वो सब चीजें जस्टिस को प्रभावित करती हैं तो फिर वो जस्टिस नहीं है। क्योंकि जस्टिस हैज टू बी, अगर 4 जज एक साथ देखें और सारे जजेस के सामने फैक्ट्स एक साथ आए तो आंसर एक आना चाहिए ना। करेक्ट। लेकिन अगर 4 जजेस के सामने आर्ग्यूमेंट रखे जाए और चारों अलग अलग इंटरप्रेट करें तो फिर क्या जस्टिस? ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये भी एक प्रिंसिपल है, आपको याद करिए। जस्टिस की जो क्वालिटीज बताई गई हैं उसमें से एक क्वालिटी है सर्टेनिटी। यस, और हमारे यहाँ वही नहीं है, बिल्कुल उल्टा है। तो इसीलिए आज जैसे केस चल रहा है, आज सबसे बड़ा अब सोशल मीडिया क्यों वाइब्रेट है। अगर जजेस ये कहते हैं कि हमारे ऊपर इस तरह का ट्रोलिंग नहीं होना चाहिए, उसका कारण ही है अनसर्टेनिटी। अब ये हो रहा है कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या लेगा जजमेंट? भाई संसद अगर पास कर देगी तो सुप्रीम कोर्ट का रोल खत्म, यही बात है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मान लीजिए 50 अधिकार केजरीवाल को दिए थे, अब संसद ने कहा नहीं वापस ले रहे हैं। संसद का जजमेंट है ना, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट का नहीं, हम डिसाइड करेंगे कि केजरीवाल को कितने अधिकार मिलने चाहिए। ये तो अनसर्टेनिटी फैक्टर आ गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल या पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बाईपास हो गया, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। अब वो पूरी पावर आ गई सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के इस अनसर्टेनिटी को लेके सोशल मीडिया फिर ट्रोलिंग करता है। अब जजेस कहते हैं आप ट्रोलिंग क्यों कर रहे हो? बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी। क्योंकि पीपल बिकम स्पेकुलेटिव, और स्पेकुलेशन तो यूट्यूबर्स के लिए बहुत मजेदार चीज है। ये तो बात है। मेरे माय लॉर्ड्स वाले वीडियो जो हैं वो सबसे पॉपुलर चलते हैं। हर सबके चलते हैं सुप्रीम, क्योंकि ऑडियंस जानना चाहती है कि जजेस किस 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 एंगल के अंदर ड्रिफ्ट हो सकते हैं, ये जनता जानना चाह रही है। और उसके नीचे जब लोग कमेंट करते हैं तो जनता अपना इनपुट देती है कि नहीं नहीं जजेस ये भी कर सकते हैं। इसका मतलब अनसर्टेनिटी का जो पैरामीटर है वो इन्फिनिटी है, वेरी हाई। इसी में दूसरी चीज़ जो है, जो स्पेशल प्रिविलेजेस इन्होंने स्वयं के लिए क्लेम कर रखी हैं वो तो असीमित हैं। देखिए, जजेस ने अपने लिए पोस्ट रिटायरमेंट अलाउंसेस ले लिए, पोस्ट रिटायरमेंट फैसिलिटीज़ ले ली, जो प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के अलावा किसी को नहीं मिलती। तो वो तो एक एक पद है, इन्होंने सबके लिए ले ली। अभी आपने देखा होगा एक किस्सा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एट प्रयागराज। कुछ पुराने रिटायर्ड जजेस की एसोसिएशन ने लगाया कि हमें भी ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो आंध्र प्रदेश वालों को मिलती है। सरकार ने मना कर दिया और कुछ उन्होंने स्टैंड ले लिया। तो उन्होंने जो पेशी हुई उस दिन, जो IAS ऑफिसर आए थे उनको जेल भेज दिया। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अगले ही दिन निरस्त कर दिया, लेकिन अपने हितों के लिए, यानी वही वाली बात, यू आर अ जज इन योर ओन कॉज। यहाँ तक कि कोई बड़ी बात भी नहीं, किसी प्रिंसिपल के लिए भी नहीं, अपनी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप इस स्टेज तक, इस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। एक बात, कोई भी एग्जेम्प्ट नहीं है, ना तो प्रेसिडेंट, ना प्राइम मिनिस्टर, ना कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अपनी संपत्ति की घोषणा करने से। और अपनी संपत्ति की घोषणा सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं करेंगे या अपनी इच्छा से करेंगे, इसके ऊपर एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए सर, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आज अगर जुडिशरी की, विद ड्यू रिगार्ड्स टू जुडिशरी, क्योंकि हमारे संविधान का हिस्सा है, ओवरऑल समाज में जुडिशरी की साख गिर रही है। अगर हम समाज को समझते हैं, ये बात जुडिशरी को समझनी पड़ेगी। ठीक है, आज आप कह रहे हैं कि ठीक है हम जजेस हैं, आप हमारे पे क्वेश्चन मत करिए, ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। आज हम लोग फिर भी एक हमारे दिमाग में ये बात होगी कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, थोड़ा कम बोलो, लेस क्रिटिकल रहो, नाम लेके बात मत करो, क्रिप्टिक वे में आपको जो व्यू रखना है आप रखिए। आने वाला समय वैसा नहीं रहने वाला है। मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ कि आप समाज के पेशेंस को एक लिमिट से आगे टेस्ट मत करिए, पहली बात। दूसरा,
यही जजेस रिटायरमेंट के बाद आर्बिट्रेशन भी करते हैं और कोर्ट्स में अपीयर भी होते हैं। ये क्या लॉजिक है? एक तरफ तो एडवोकेट्स एक्ट ये बोलता है आपकी कोई परमानेंट इनकम नहीं होनी चाहिए, यू आर नॉट एम्प्लॉयड एनीवेयर, फिर आपकी पेंशन आ रही है, आपको सरकारी टैक्स पेयर्स की सुविधाएं मिल रही है विच इज फिक्स्ड, और फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर आप आर्बिट्रेशन पैनल में बैठे हो। क्या ये किसी और प्रोफेशन में होता है? उसके अलावा आप कहते हो हमें सेक्रेटरियल स्टाफ भी चाहिए। अरे भाई, ब्यूरोक्रेट अपने रिटायरमेंट का प्रैक्टिस करे, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्रेटरियल स्टाफ सरकार देगी। कहने का मतलब ये है कि ये अगर हम ये कहें कि अगेन आर दे डूइंग जस्टिस टू टैक्स पेयर्स? आपने जब तक समाज की सेवा करी एज ए जज, टैक्स पेयर्स ने आपका पूरा ध्यान रखा। जैसे बाकी लोग रिटायर होते हैं, आप भी होइए ना ग्रेसफुली, जैसे एक ब्यूरोक्रेट अपनी जिंदगी चलाता है आप भी चलाइए। आप कैसे अलग हो गए संविधान में? फिर जो राइट टू इक्वालिटी है, न्याय की नजर में सब बराबर हैं, तो आप तो बराबर नहीं रहे, फिर तो आप सुपर नेचुरल हो गए या सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। तो जजेस को ये समझना पड़ेगा कि ये सवाल उठेंगे, सोशल मीडिया में सवाल उठेंगे। जब सोशल मीडिया में सवाल उठेंगे, मान लीजिए कि आज हम चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पे, 2, 4, 5 लाख लोग इसको देखेंगे, लोगों की ओपिनियन बदलेगी, दोनों साइड की होगी, पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी। इस ओपिनियन को सुन के लोग तीसरी ओपिनियन बिल्ड करेंगे, वो अपने सोशल मीडिया पे डालेंगे, उनको कई मिलियन लोग सुनेंगे, समाज में बदलाव आएगा। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ये डिजिटल दुनिया है, यहां मल्टीप्लायर होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, नॉट अल्फाबेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये ज्योमेट्रिक है, 1 से 4 और 4 से 16 और 16 से कहीं और। तो कहने का मतलब ये है कि जुडिशरी कभी कभी क्या होता है कि आपको सेल्फ कंट्रोल भी जरूरी होता है। और हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की, तो आपने जो कहा एसेट्स डिक्लेरेशन की, ट्रांसपेरेंसी पे सब पे लागू होगी एक्सेप्ट मी। आप अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खराब कर रहे हैं। भाई, ये कहा जाता है कि लीडर शुड लीड बाय एग्जांपल। अगर जजेस ये बोले कि हम पहले अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे और देखते हैं कौन नहीं करता, तब तो रेस्पेक्ट बढ़ेगी। आप कहेंगे नहीं, सारे पॉलिटिशियन, सारे ब्यूरोक्रेट, सारे जो अथॉरिटी है वो सब करेंगी एक्सेप्ट मी, और आई एम गिविंग ऑर्डर, आपकी क्रेडिबिलिटी रहेगी समाज में? मुझे नहीं लगता। अगर हम ये बोल दें कि भाई ठीक है, वर्ड जज हटा दो, और यही स्टेटमेंट रिपीट करो स्कूल में, कॉलेज में, जनता में, कि भाई मैं एक निर्णय ले रहा हूं, आप सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ेगी एक्सेप्ट मेरे, मैं खुद की नहीं करवाऊंगा, क्या रिएक्शन होगा पब्लिक का? लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे कि आप समझते आप यार ये क्या मजाक बना रखा है, मतलब आप होते कौन हो अपने आप को एग्जेम्प्ट करने वाले? जनता का यही रिएक्शन होगा। लेकिन मिनट आई से कि एज ए जज आई एम सेइंग दिस, लोग थोड़ा सा संकोच करेंगे, करे यार जज कह रहा है, चलो इज्जत रख लो, इज्जत रख लो। ये अपने आप में ये है कि यू आर डिमांडिंग रेस्पेक्ट, यू आर नॉट अर्निंग रेस्पेक्ट। और डिमांडिंग रेस्पेक्ट और अर्निंग रेस्पेक्ट में फर्क ये होता है कि जिस दिन आप रिटायर होंगे ना, आपको कोई नहीं पूछेगा। आप अगर पब्लिक प्लेस में घूम भी रहे होंगे ना एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लोग 4 गाली देके शायद निकल जाएंगे दाएं बाएं से। रिस्पेक्ट अंदर से आनी चाहिए। कलाम साहब रिटायर हुए एज ए प्रेसिडेंट, लोग आज तक याद कर रहे हैं। कितने प्रेसिडेंट को लोग याद कर रहे हैं? अब मेरे को बताइए, कितने लोग रिटायर हुए एज ए प्रेसिडेंट? कोई पूछता है उनको? कोई नहीं पूछता। फिर प्रणब मुखर्जी को कौन याद करता है? तो मैं वही कह रहा हूं। तो ये बात हम लोग क्यों नहीं समझते कि आप जब तक कुर्सी पे हो, कितने साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इससे ज्यादा तो आप जज नहीं हो। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि लोग रिसर्च नहीं करेंगे जुडिशरी सिस्टम पे, कंट्रीब्यूशन ऑफ जजेस, गुड एंड बैड ऑफ जजेस। क्या आप समझते हैं कि लोग किताबें नहीं लिखेंगे? तब आपको किस साइड रखा जाएगा वो आपकी इमेज बनाएगा। अभी तो आप पावर में हो तो लोग चुप हैं, 5 साल बाद बहुत कुछ निकल के आएगा। तब आप ये नहीं कहोगे कि आपने किताब क्यों लिखी, हम इसको बैन कर देंगे। किस किस की बैन करोगे यार? और सोशल मीडिया का जमाना है, जरूरी है कि वो किताब में हार्ड कॉपी में बनाओ? मैं इंटरनेट पे डाल के अमेजन पे डाल दूंगा, आप हटवाते रहो अमेरिकन वेबसाइट से। कौन हटाने वाला है आज? मुश्किल ये तो एक भारी समस्या इनके लिए है, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं अभी। आइए बात करते हैं उस विषय की जो सबसे अधिक विवादास्पद है, और वो है कॉलेजियम सिस्टम, या जिसको हम कह सकते हैं जजों द्वारा जज का चुनाव। तो आपको यदि मान लीजिए दिल्ली जिमखाना में आपको मेंबरशिप चाहिए, तो आपको ध्यान है कि वो किस तरह से दी जाती है
कि पहले लंबी वेटिंग लिस्ट होती है, उसके बाद फिर जब आपका नंबर आता है तो जो दिल्ली जिमखाना के जो उनकी जो कमेटी होती है वो आपको बुलाती है, वो आपका इंटरव्यू लेती है, आपके मैनर्स देखती है, कई बार तो आपको डिनर के साथ देखते हो, आपको ये देखते हैं कि भाई आपको कटलरी का यूज़ करना आता है कि नहीं आता है, आप उनमें बैठने लायक हो या नहीं हो, और उसके बाद फिर आपको वो मेंबरशिप देती है। तो आजकल जो जुडिशरी जजेस का उसमें एक क्राइटेरिया और भी है, वो जिमखाना वाले भी पूछते हैं कि आपके फैमिली का कोई और मेंबर है या नहीं है, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा। उसको प्रेफरेंस मिलता है, बिल्कुल। तो आजकल जो जिस तरह से कॉलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो सिलेक्शन कर रहा है, क्या ये कुछ दिल्ली जिमखाना वाला सिस्टम नहीं है? सर देखिए, बात बहुत सिंपल है कि अगर हम इसके अंदर जो अप्रोच है, जैसे हमने शुरू में भी बात किया कि इंडिपेंडेंस की बात है कि साहब हम इंडिपेंडेंट हैं, हम चाहते ही नहीं कि इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटीज हों या ब्यूरोक्रेसी इंटरफियर करे। तो मेरे को यही बात समझ में नहीं आ रही है आज तक इस लॉजिक में कि ये सिर्फ जब हम हर डिपार्टमेंट में इंडिपेंडेंस चाहते हैं, इंटीग्रिटी चाहते हैं, जैसे हमने यूपीएससी का एग्जाम्पल लिया, डिफेंस फोर्सेस के अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के अपने अपने सिलेक्शन और एक सिस्टम चलता है, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि अदर देन जुडिशरी एवरी अदर डिपार्टमेंट इज कॉम्प्रोमाइज्ड? क्या ये हम एजम्पशन लेके चलें? पहली बात। दूसरा, क्या हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई कॉलेजियम से अपॉइंटमेंट होता है दैट इज द बेस्ट पर्सन अवेलेबल इन द कंट्री? क्या हम ये कह सकते हैं कि उनके अलावा कोई जीनियस नहीं है? दूसरा। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए जजेस नियुक्त करने हैं तो हिंदुस्तान में इस समय करीब हाई कोर्ट्स में मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार जजेस होंगे, अगर सारे हम कोर्ट्स मिला लें तो। क्या हम जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए जब हम किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या हम 4,000 जजेस में से ये पहचान पाएंगे हु इज़ राइट? पॉसिबल है? वो तभी हो पाएगा जब आपके पास एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो जो यूपीएससी की तरह हो, कि जो उसके क्रेडेंशियल्स, ट्रैक रिकॉर्ड, सब चीज़ें रखता हो, एक पूरा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग हो जो बताए कि साहब आउट ऑफ इतने में इसके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशंस थे, इसके ये एंटी सोशल एक्टिविटीज़ थी या ये करप्शन के एलिगेशंस थे और ये शॉर्टलिस्ट हो गए, 50 बच गए। अब 50 में से आप छांट लो 5-7 जो आपको चाहिए। ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है। तो अल्टीमेटली कॉलेजियम सिस्टम क्या हुआ? कॉलेजियम सिस्टम ये हुआ कि मुझे पता है कि यू आर ए गुड बॉय, तुम आ जाओ, एंड आई नो दिस बॉय सीम्स टू बी गुड, यू ऑल्सो कम इन। क्या ऐसे देश की जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होगी? मेरा सवाल है। क्रेडिबिलिटी किसको चाहिए? इंडिपेंडेंस चाहिए। तो सर अब सवाल यह है कि जब आपकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव नहीं हो रही है, इसका मतलब आपके जो जजमेंट्स हैं समाज में उस पर क्वेश्चन उठेगा। नुपुर शर्मा के केस में जो ऑफ द कफ रिमार्क था, जो एक अनएक्सपेक्टेड रिमार्क्स थे जजेस से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की साख इंप्रूव हुई या गिरी? अगर आप मेजर टर्निंग पॉइंट देखते हैं, उनको खुद को लगता है क्योंकि अगली बार उन्होंने उसका ठीक उल्टा स्टैंड लिया। सर लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जितनी बदनामी सुप्रीम कोर्ट की इसको हुई, छीछा लेदर कहेंगे। हाँ, आप यूज कर रहे हैं इस शब्द का इस्तेमाल। मैं ये कहूंगा जितना डिग्रेडेशन पब्लिक इमेज में सुप्रीम कोर्ट का हुआ, एक जज या 2 जजेस के स्टेटमेंट से पूरे इंस्टीट्यूशन की इमेज खत्म हुई। अब आप उसको बचाने की कोशिश करें, फिर एक और आधा खबर आ जाती है बीच में, ओवरनाइट आप किसी पॉलिटिशियन को बेल दे देते हैं, आप सैटरडे को बैठ के 2 बेंचेस बना के एक एक्यूज्ड को आप बेल एक्सटेंड कर देते हैं। ये घटनाएं समाज में रुकती नहीं हैं, ये घटनाएं समाज पे असर डालती हैं। लोग सोचते हैं, समझते हैं कि ये चल क्या रहा है। जजेस को, क्योंकि वो उस समय 4 कमरे में बैठे होते हैं या एक 4 दीवारी में बैठ के आप एक सुनवाई कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये कोई नहीं देख रहा या कोई नहीं समझेगा, हमको सबसे ज़्यादा पता है। जजेस को, जैसे हम लोग भी जब बात करते हैं, चैनल पे भी बात करते हैं ना, हमें ये लगता है कि यार हम जब बोलेंगे तो मिलियंस देखेंगे, वी हैव टू बी केयरफुल, वी कैन नॉट स्टार्ट डूइंग एब्यूजिव लैंग्वेज। हम आपस में कर सकते हैं, अगर हम माइक हटा दें, कैमरा हटा दें, तो हम जो मर्जी एक दूसरे को बोलें, लेकिन जब आप एक पोजीशन पे हो, आप समाज के सामने अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। तो कॉलेजियम सिस्टम ने आज तक, मुझे ये बता दीजिए कि कॉलेजियम सिस्टम से पहले जो अपॉइंटमेंट होते थे और जो कॉलेजियम सिस्टम के बाद अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, किस सिस्टम में
वी गॉट मोर रिस्पेक्टेड जजेस। कॉलेजियम सिस्टम के पहले वाले में डेफिनेटली यू कैन गेट स्कॉलर जजेस, स्कॉलरली जजेस हैं उसमें, इसका मतलब क्या था? एमिनेंट जजेस हैं। तो आज हम उन्हीं के जजमेंट कोट कर रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि जो कॉलेजियम सिस्टम जो पिकअप कर रहा है टैलेंट, दैट इज नॉट रिस्पेक्टेड। वो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज जजेस इज बिकम ए जॉब। आप चाहे उसको ऑनरेबल बोलिए, माननीय बोलिए, जो मर्जी बोलिए, मिलॉर्ड बोलिए, पॉइंट ये है सर, वो सिर्फ नौकरी है। अगर जजेस की ये नौकरी नहीं होती तो रिटायरमेंट के तुरंत बाद, कूलिंग पीरियड खत्म होते ही आप कोर्ट में एज ए वकील नहीं खड़े हो जाते फाइल लेके। क्या इज्जत रही, क्या इज्जत रही? हाई कोर्ट के जजेस का तो एक और रास्ता निकाल दिया गया है कि हाई कोर्ट का कोई भी जज जो है उसको ऑटोमेटिकली वो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का डेजिग्नेट कर देते हैं, और बाकी लोगों को असली रास्ते से आना पड़ता है। फिर भी आप जानते हैं कि क्लाइंट किसके पास जाता है। सर मैं क्या बोल रहा हूं, दुनिया सब जानती है, कोई मूर्ख नहीं है इस दुनिया में। मैं आपके सामने या आप मेरे सामने जरूर तारीफ करेंगे, विजय जी आप बहुत अच्छे हैं। यार पीठ पीछे लोग क्या बोलते हैं, सच्चाई वो होती है। चेहरे पे तो हम आपकी तारीफ करेंगे क्योंकि बचपन से सिखाया गया है कि यार किसी को ह्यूमिलिएट मत करो, बेइज्जती मत करो, सम्मान करो, ये तो हमारे संस्कारों में है। लेकिन लोग आपके बारे में पीठ पीछे क्या बोलते हैं। इवन इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम अगर वहाँ पे जहाँ वकील खड़े रहते हैं, बैठे होते हैं, जब हम वहाँ बैठे होते हैं और जजेस जब केस हियरिंग कर रहा होता है, आसपास के सीनियर एडवोकेट्स पैरेलल क्या कमेंट कर रहे होते हैं वो सुनने लायक होता है। यहां तक लोगों के इसको पता भी है ये सेक्शन क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। जजेस केस सुन रहा है, वो इंटरप्रेट दे रहा है। आसपास दाएं बाएं जो सीनियर लॉयर्स बैठे होते हैं वो क्या कमेंट कर रहे होते हैं एक दूसरे को कि केस पढ़ा भी है इसने, कानून जानता भी है, या जस्ट बोले ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है, लोग दबी जबान में आपके सामने भी बोल रहे हैं, आप तक नहीं पहुंच रही आवाज। यही कारण है कि ये चीजें निकल के फिर बाहर आती हैं, समाज में चर्चा होती है, और जजेस को इस बात को समझना पड़ेगा। ये दुनिया बदल रही है। आप और देखना चाहते हैं, आज रिकॉर्डेड एविडेंसेस आते हैं, ठीक है। मैं दर्शकों को भी ये कहूंगा, जलीकट्टू पे 5-5.5 घंटे का वीडियो है यूट्यूब पे, जलीकट्टू केस पे, आप उसको पूरा सुनिए। किस तरह के सवाल आए, किस तरह के जवाब आए, आपको उस लेवल ऑफ डिस्कशन को देख के ताजुब हुआ कि ये क्वालिटी ऑफ डिस्कशन होता है सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है, एनिमल वेलफेयर, मैं उसको अलग ढंग से देखता हूं। लेकिन एज ए लॉयर, एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जब मैं उस चीजों को देखता हूं तो मुझे ये ताजुब होता है कि सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, आपको किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, किस तरह का जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है, और 5 मिनट बाद अपने ही आर्ग्यूमेंट को लॉयर खुद कमेंट मतलब काट रहा है, और जजेस उसको ऑब्जेक्ट भी नहीं करेंगे, यार ये क्या मजाक कर रहे हो तुम, कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। कहने का मतलब क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ डेलिब्रेशंस हैं उनका स्टैंडर्ड गिर रहा है। और ये चीज आने वाली जनरेशन्स के लिए हम क्या करेंगे, हम उसी डेलिब्रेशन को पढ़ेंगे फिर स्कूलों में, कॉलेजेस में। जो फ्यूचर जनरेशन आएगी वो क्या पढ़ेगी, सब स्टैंडर्ड मीडियोकर डिस्कशन। उससे कैसी जुडिशरी और कैसे जजेस और कैसे लॉयर्स पैदा होंगे, मीडियोक्रेसी विल ब्रीड मीडियोक्रेसी। तो कॉलेजियम क्या कर रहा है, आर वी अपग्रेडिंग द स्टैंडर्ड ऑफ जुडिशरी। आप आज की नौकरी और कुर्सी भरने की बात मत समझिए, आप फ्यूचर ऑफ सोसाइटी देखिए। क्या 20 साल बाद, 30 साल बाद क्वालिटी ऑफ जुडिशरी एंड जजमेंट्स एंड द लिटरेचर एंड द रेफरेंसेस, क्वालिटी विल बी हाई और लो? ये बहुत बड़ा सवाल है, एंड आई एम वरीड। ये जो कॉलेजियम बनाया था पार्लियामेंट ने, इसके बारे में आपका क्या विचार? मुझे नहीं लगता ये पार्लियामेंट का इशू है। ये जो एनजेएसी बनाया था, हाँ एनजेएसी जो बनाया, जो एनजेएसी बनाया था सरकार ने, जिसके माध्यम से उन्होंने रिक्रूटमेंट प्रपोज किया था, उस पे इन्होंने तरह तरह के ऑब्जेक्शंस करके और बेसिकली इंडिपेंडेंस, बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह के आर्गुमेंट लेके उसको इन्होंने ख़त्म किया। वैसे आपका ऑब्जेक्टिव व्यू क्या है उस एनजेएसी के बारे में? देखिए एनजेएसी कोई बुरा नहीं है, इनफैक्ट दैट वो जो है ना जुडिशरी को बहुत पावरफुल करता और उसमें क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होती। कारण बहुत सिंपल है, जैसे आज यूपीएससी है,
यूपीएससी में सिलेक्शन कौन करता है? यूपीएससी के पैनल पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। उनको पता है कि किस तरह के टैलेंट को हमको चाहिए, किस तरह का टेम्परामेंट हमको चाहिए, किस तरह का रिग्रेस कोचिंग ट्रेनिंग जो भी आप कहिए वो उनको चाहिए। इसीलिए आज पूरी दुनिया यूपीएससी में घुसने की कोशिश करती है और यूपीएससी की तैयारी के लिए सैकड़ों इंस्टीट्यूट बन जाते हैं क्योंकि वो इतना प्रेस्टिजियस बन गया है। इमेजिन करिए कि एनजेएससी होता और एनजेएससी के सिलेक्शन पैनल में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते और आपके पास एक टैलेंट पूल होता थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का। आप वहां से उनको रिक्रूट करते, लोअर कोर्ट में भेजते, हायर कोर्ट में भेजते, ट्रिब्यूनल्स में भेजते, वहां से आपको वो ग्रूम्ड टैलेंट मिलता और वहां से फिर जो राइट टैलेंट निकलता उसमें से आप एक पैनल में से लोगों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट करते बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। वो जुडिशरी बेहतर होती या पिक एंड चूज बेहतर है? पहला। दूसरा, इन्होंने कहा इंडिपेंडेंस को लेके, जब मुझे पता है कि मेरे को इस कॉलेजियम के माध्यम से ही अपग्रेड होगा। आज क्या स्थिति है? अगर आज आप मेरे से पूछें तो स्थिति क्या है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में? लॉबिंग होती है टू बिकम जजेस और बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे लोगों के फोन, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और जो कंडीशंस वो बोलते हैं, आपको जज बनना है क्या सर हाई कोर्ट में? मैंने कहा मतलब नहीं बनना हो तो बताओ, जुगाड़ लगाएं। मतलब कहना क्या चाह रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है? ये जब समाज में जब एक सिस्टम नहीं रहता तो पुल्स एंड प्रेशर्स चलते हैं। अब पुल्स एंड प्रेशर्स में जो कंडीशंस मुझे बताई गई थी, मैंने कहा भाई आई कैन नॉट डू, आई कैन नॉट अफोर्ड। सिंपल सी बात है, जो अफोर्ड कर लेगा वो बन जाएगा क्या, चाहे उसमें कॉम्पिटेंसी हो या नहीं हो। कहने का मतलब क्या है सर कि आप इस तरह की जो चीजें हैं अगर आप उसको हटाना है तो यू हैव टू इंस्टीट्यूशनलाइज द सिस्टम। जब तक हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं करते हैं सिस्टम का, वो सिस्टम हमेशा वीक रहता है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं होती है और हम लोग हमेशा हर कदम पे फंबल करते हैं। आज ब्यूरोक्रेसी चाहे कैसी भी है, चाहे हम उसको कितना भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ना, आयरन फ्रेम। आयरन में कहीं कभी जंग लगता है तो वो आदमी वहां 2 साल के लिए निकलेगा, दूसरा आगे उसको फिक्स कर देता है। वो पार्ट्स रिप्लेस होते रहते हैं लेकिन वो फ्रेम इंटैक्ट रहता है। क्या जुडिशरी ऐसा नहीं हो सकती थी? और आपको किसने कहा कि जुडिशरी में पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होगा सुप्रीम कोर्ट में? मैं कह रहा हूं आप एक पूरा सिस्टम खुद ही बनाओ ना कि देयर विल बी एनजेएसी, ये सिस्टम होगा, कोई कॉलेजियम नहीं होगा, रिटायर्ड जजेस सेलेक्ट करेंगे हु इज द कॉम्पिटेंट पर्सन, एवरीथिंग विल बी थ्रू ए सिस्टम बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन। और अगर हम ये कहें कि नहीं जो कॉलेजियम के जजेस हैं वो सब सही हैं, तो जुडिशरी पे फिर एलिगेशंस क्यों लगते हैं? रिटायरमेंट के बाद फिर क्वेश्चंस मार्क क्यों उठते हैं? अगर आप देखें तो बहुत सीनियर ऑनरेबल जूरिस्ट ने किताबें लिखी है ना, उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट की तारीफ तो नहीं है। वैसे इसको आप ये भी देखें कि ये जो एनजेएसी जिन्होंने बनाया था 6 मेंबर का पैनल था जहाँ तक मुझे याद है, और वो उसका जो हेड वो चीफ जस्टिस स्वयं, उसके अलावा 2 उनके जजेस सीनियर मोस्ट। तो ये तो एक तरह से वैसे ही कॉलेजियम हो गया। फिर उसमें उन्होंने लॉ मिनिस्टर को डाला, अकाउंटेबिलिटी सरकार की है, लॉ मिनिस्टर को डाला, और 2 मेंबर जो कि सिलेक्ट किए जाएंगे एक अलग कॉलेजियम द्वारा जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन तीनों होंगे। अब इसमें क्या इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही थी? क्या समस्या आ गई इसमें? सर समस्या ये आ गई कि फिर मुझे एक सिस्टम के माध्यम से जाना होगा, फिर मैं अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, मनमानी नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि देखिए क्या होता है, मैंने एक चीज़ नोट करी और मैं अक्सर ये बोलता हूँ जब पॉलिसी मेकिंग की मीटिंग्स होती हैं, बहुत बार मीटिंग्स में मैं बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटीज़ में रहा हूँ अपने कैरियर में, करीब अगर वो 55-56 कमेटीज़ में रहा विद वेरियस मिनिस्ट्रीज। मेरा हमेशा ये मानना है कि जहां पे भी आपने डिस्क्रिशनरी पावर दे दी, ऑर्गेनाइजेशन वहीं वीक होती है। आपको एक लेवल तक फिल्टर होके मटेरियल मिले उसमें से, क्योंकि वो सब ऑलमोस्ट एट पार हैं, फिर आपका एक माइनर डिस्क्रिशन रहता है बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, आप उसको ले लीजिए, क्योंकि 100% ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं। एक आपको याद दिलाता हूँ
जहाँ तक डिस्कशन की बात है, ये भी जुडिशली डिफाइंड है और बहुत पुराना डिफाइंड है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक जजमेंट है 1886, शार्प वर्सेस वेकफील्ड, और उसका जो गोल्डन जो सेंटेंस है वो क्या कहता है? वो कहता है डिस्क्रिशन इज नॉट प्राइवेट ओपिनियन। करेक्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स ने एंडोर्स किया है, लेकिन जब यहाँ जुडिशियल डिस्क्रिशन की बात आती है तो इट बिकम्स प्राइवेट ओपिनियन। मैं वही कह रहा हूं ना सर कि आज ये चर्चाएं समाज में जाएंगी, लोग पूछेंगे कि सर आप पूरी दुनिया को उपदेश दे रहे हो, खुद क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? देखिए आज कोई भी यंग बच्चा आता है, आज आप जमाना देखिए सर, जब हम छोटे थे, हमें माँ बाप कुछ भी बोलते थे हम एक्सेप्ट करते थे, चाहे गलत सही, हम कभी क्वेश्चन नहीं करते थे क्योंकि वो हमारा ग्रूमिंग ऐसा था। आज हम अपने बच्चों को कुछ भी बोलते हैं, वो कहते हैं ऐसा क्यों, मैं तो नहीं मानता। वही परिवार, थर्ड जनरेशन, हमारे फादर, हम और हमारे बच्चे, 3 जनरेशन की मैं बात कर रहा हूं। 3 जनरेशन में समाज में इतना फर्क आ गया कि कहीं हम हाथ जोड़ के ब्लाइंडली माँ बाप की बात मानते थे, आज हमारे बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि मैं नहीं मानता जी, क्या जस्टिफिकेशन है आपका? क्या यही समाज जजेस को नहीं क्वेश्चन करेगा? कब तक आप लोगों की ओपिनियन दबाएंगे? और अब तो सोशल मीडिया है, आज हम चर्चा कर रहे हैं, शायद ये चर्चा जब सोशल मीडिया नहीं था कोई मेन लाइन टीवी नहीं करने वाला था, आज भी नहीं करता, वो तो आज भी नहीं करता। तो जब हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं समाज का भला, हम चाहते हैं जुडिशरी का भला, हम कोई प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति नहीं है, लोग पूछेंगे आप कौन होते हो भला करने वाले, लेकिन जो हमें सिग्नल समाज से मिल रहे हैं, हम समाज में इस बात को एज ए वेलविशर, एज ए कंसर्न सिटीजन, हम ये कह रहे हैं कि समाज में जो इमेज जुडिशरी की गिर रही है ये सही नहीं है। इस गिरती हुई इमेज को रोकने के लिए जुडिशरी को भी प्रयास करना होगा, क्योंकि वो जब मैं खुद कहूंगा कि आई एम ट्रांसपेरेंट, तो बहुत सारे लोग जो आज तक मेरे पे उंगली उठा रहे थे वो चुप हो जाएंगे ना। तो अगर जुडिशरी भी ऐसे सेल्फ करेक्टिव स्टेप ले लेगी तो इमेज बढ़ेगी, घटेगी नहीं। हमारा ये पूरा चर्चा का मुद्दा यही है। और जब जुडिशरी की साख गिरती है तो समाज में बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, और ये डिस्कम्फर्ट समाज के लिए अच्छा नहीं है। जब लोग जुडिशरी में भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? फिर सेटलमेंट कहाँ होगा? सड़कों पे, खून खराबा क्या होगा सर? क्योंकि मैं तो कहूंगा कि आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट ट्रस्ट योर कैपेबिलिटी, तब क्या होगा? फिर आप कहोगे नहीं, बिकॉज आई एम जज सो यू हैव टू ऑनर, फिर दैट इज डिमांडिंग रिस्पेक्ट। आई एम नॉट गिविंग यू रिस्पेक्ट, यू आर आस्किंग मी कि यू हैव टू गिव मी रिस्पेक्ट, नहीं तो मैं जेल भेज दूंगा। तो ठीक है सर माय लॉर्ड, आप जो कह रहे हो वो ठीक है, अंदर से मैं 4 गाली दे रहा हूं, ऊपर से कहूंगा यस माय लॉर्ड यू आर राइट, बाहर निकल के कहूंगा यार ये क्या पागल आदमी था। वही कमरे के अंदर जज लॉयर्स कुछ बोलते हैं, जैसे ही कैबिन के चैम्बर के बाहर निकलते हैं कुछ और बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो यंग जनरेशन आ रही है लॉयर्स की, दे आर वेरी क्रिटिकल, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि आज वो इंटरनेट पे पूरी दुनिया, वो गिनी गिनाई 4 किताबें नहीं पढ़ रहा है आज का यूथ, आज उसके पास पूरी दुनिया का लिटरेचर है। जब वो देखता है यार कि दूसरी कंट्रीज में इस तरह से जजमेंट हो रहे हैं, ये वो पढ़ रहा है, रिसर्च कर रहा है, हजारों आर्टिकल्स उसमें चल रहे हैं, तो जो नया लॉट आ रहा है लॉयर्स का, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प, दे विल नॉट टेक थिंग्स लाइंग लो। हम लोग समझ नहीं रहे हैं कि समाज बदल रहा है, और दिस इज लाइक ए सुनामी। तो इट इज हाई टाइम सीनियर पीपल इन जुडिशरी, people those who are really, I will say, torch bearer of credibility of judiciary, whether senior lawyers, senior judges, retired judges, parliamentarians, I think they all have to seriously put their heads together. इसी में एक बात आती है अकाउंटेबिलिटी की, और आपको पता है कि अकाउंटेबिलिटी कमीशन की भी बात हुई थी, उसको भी इन्होंने अपोज किया जजेस ने। और आप अभी हम बात कर ही चुके हैं कि एसेट्स नहीं डिक्लेयर करते, जो सुप्रीम कोर्ट का जो एसेट्स वाला जो कॉलम है वो खाली पड़ा हुआ है, वॉलंटरी है, एक ने भी वॉलंटरी भी किसी ने डिस्क्लोजर नहीं किया, कोई करना ही नहीं चाहता। इसी के साथ आप किसी के खिलाफ FIR भी नहीं लिख सकते, हमारे लॉ ऑफ द लैंड में नहीं है, लेकिन आप नहीं कर सकते। आप याद कीजिए, दिल्ली का एक केस है, वो सीलिंग वाले प्रकरण याद है आपको? और उस सीलिंग वाले प्रकरण को लेकर क्या चर्चा हुई थी?
सीधे जो उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सब्बरवाल साहब, ऐसा कहा जाता है कि उनके घर से सब कुछ ऑपरेट हो रहा था। याद है आपको? उससे कितनी बदनामी हुई थी जुडिशरी की। लेकिन आप तो जजेस को छोड़िए, आप तो जजेस के रिश्तेदारों पे भी एफआईआर नहीं कर सकते। आज कोई लिखेगा ही नहीं। सर देखिए, यही बात आती है। इन्होंने ऑफिशियली कर रखा है कि साहब किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। सर ये चीजों से मैं वही बाय जुडिशियल ऑर्डर, दिस इज बाय जुडिशियल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 142, दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड दैट यू कैन नॉट रजिस्टर एन एफआईआर अगेंस्ट अ जज। सर आप देखिए, मैं एक ही चीज कहता हूं सर, हम लोग इतिहास से सीख नहीं रहे। हम लोग अगर ये देखें समाज में कि जहां जहां पे भी इस तरह की हरकतें हुई हैं, जहां पे अपने आप को आपने कानून से ऊपर स्थापित किया, अपने लिए एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस निकाले, आपने यू हैव नॉट गिवन ए रोल मॉडल अप्रोच कि भाई मैं ट्रांसपेरेंट हूं, मैं जो जजमेंट दे रहा हूं सब फॉलो कर रहा हूं, तब तो देखो इज्जत मिलती है। नहीं तो क्या होगा सर? अगर आप ठीक है, आप कहोगे एफआईआर नहीं लगती, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ जाएगा? आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आप ऐसे डिक्लेयर नहीं करोगे कि आपकी इज्जत बढ़ गई या घट गई। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं, समाज में कोई आपके पैसे ले नहीं रहा है। और आज अगर जजेस कहते हैं कि मेरे पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो है यार, आज की दुनिया में किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपकी प्रॉपर्टी। हाँ, अगर उनको ये पता लगता है कि जब तक आप जज नहीं थे तब आपकी प्रॉपर्टी बहुत कम थी और आज बहुत ज्यादा हो गई, तो ट्रांसपेरेंसी में सवाल बनता है, क्यों नहीं बने? कहने का मतलब ये है कि आप जब इफ यू कैन नॉट लीड बाय एग्जाम्पल, you will never earn the trust of a organization or a society. ये have to be बहुत क्लियर है। इसीलिए आप जब तक कुर्सी पे हैं तब तक आप अपनी पावर दिखा लें। आप जब कुर्सी से हट भी जाएंगे ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज हम, एक समय नेहरू का था, दादागिरी थी एज ए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी पे कोई आवाज उठा सकता था? आपने तो पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। राजीव गांधी को कोई कुछ बोल सकता था? आज इतिहास कैसे देख रहा है? इतिहास कैसा क्या बोल रहा है? आज उन्हीं के पर्चे खोल खोल के हर जगह चर्चा हो रही है कि देखो नेहरू ने ये किया और ये किया और वो किया और वो किया। क्या इज्जत रही सर समाज में? ठीक है, अभी तो कांग्रेस पार्टी है तो उनको फिर भी डिफेंड करने का मौका मिल जाता है। नेहरू गांधी फैमिली है, नेहरू गांधी फैमिली कांग्रेस पे कब तक रहेगी? लेट्स एज्यूम दिस, 10 साल और 20 साल और 30 साल और जब भारत के 100 साल पूरे हो जाएंगे, नेहरू गांधी फैमिली क्या कांग्रेस को डोमिनेट करेगी? उस समय नेहरू गांधी को कौन याद रखेगा? इंदिरा गांधी को किस नजर से लोग लिखेंगे? अब मैं एक एजम्पशन कर रहा हूं कि आपने वो तो ये सोचते हैं कि साहब की बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा। नहीं, देखिए, अब मैं यहाँ फैमिली प्रोग्राम है, मैं नहीं कहना चाहूंगा। मेरे को किसी एक बिजनेसमैन ने बात कही थी कि साहब आफ्टर ऑल लोग मेहनत क्यों करते हैं? 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। लोग कहते हैं लोग इसलिए गड़बड़ करते हैं कि पैसा कमाएंगे। लोगों के पैसा कमा लो, मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, फिर भी मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं? पैसे के लिए नहीं कर रहा, इज्जत के लिए कर रहा हूं, समाज में रिस्पेक्ट के लिए कर रहा हूं। पैसे की जरूरत नहीं है मुझे। आज कंपनियां ब्रांड पे, गुडविल पे, सिस्टम्स पे क्यों पैसा लगाती हैं? पैसा तो बहुत है, जैसे मर्जी कमाओ, इसको भी रिश्वत दो, उसको भी रिश्वत दो। फिर हम कॉर्पोरेट एथिक्स की क्यों बात करते हैं? मॉरलिटी की बात क्यों करते हैं? अगर पैसा ही सब कुछ है तो ड्रग्स भी हम बेच सकते हैं, हम मिलावट भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, पैसा ही कमाना पर्पस है। क्या इज्जत रहेगी? आज जो सेंसिबल बिजनेस कम्युनिटी है वो ये कहती है भाई साहब पैसा एक जगह है, समाज में इज्जत उससे बड़ी चीज है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए हजारों तरीके हैं, ज्यादातर अनएथिकल है। आपको पैसा कमाना है, आप हल्का सा कानून तोड़ना शुरू कर दो, पैसा ही पैसा है, उससे समाज में इज्जत नहीं मिलती। आज हम इस हिंदुस्तान में JRD टाटा को याद करते हैं, बाकी कितने बिजनेसमैन को याद करते हैं? कितने आए कितने गए, कोई पूछता है? कहने का मतलब क्या है कि ये जो जजेस हैं हमारे सामने, इंडियन इंडिपेंडेंस की जब 100 साल की किताब लिखी जाएगी, एमिनेंट जजेस ऑफ इंडिया, कितनों का नाम आएगा? मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे, किताब तो लिखी जाएगी, करेक्ट है। 100 साल बाद जब 2047 आएगा और हम ये कहेंगे कि आज हिंदुस्तान की शताब्दी हो गई, हर सेक्टर के एमिनेंट लोगों का कंट्रीब्यूशन देखो। आज जैसे हम चंद्रायन में बात कर रहे हैं,
who contributed in scientific advancement, who contributed in judiciary, who contributed in political space, who contributed in music, क्या सबका नाम आएगा? तब ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके नाम क्यों? इनको सबको बराबर का मौका मिला था। आप समझिए, वही सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर, वही कुर्सियां, सबको बराबर का मौका मिला था, लेकिन बराबर की इज्जत क्यों नहीं मिली? सवाल ये। थोड़ी बात हम जो है वो एडवोकेट प्रोफेशन की भी कर लेते हैं। हम देखते हैं कि और भी प्रोफेशंस हैं, जैसे सीए का प्रोफेशन है और उनका अपना इंस्टीट्यूट है, लेकिन वो इतना रिगरस स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं कि आज कोई भी सीए होता है उसको समाज में बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा जाता है। लीगल प्रोफेशन में ऐसा क्यों नहीं है? सर, मुझे याद है कि जब हम, आप तो मेरे से बहुत सीनियर हैं, जब हम अपनी एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे थे तो बेसिकली मेरा पहला प्रोफेशन टेक्नोक्रेट है। मैं अगर एक मिनट, जैसे मैंने स्कूलिंग के बाद आई केम टू इन बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फिर एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, फिर IIM अहमदाबाद, एंड इट वाज अ कॉर्पोरेट लाइफ, एंड आई केम टू लॉ बिकॉज इट वाज माय पैशन। मेरे को इस सब्जेक्ट में मज़ा आया, तो और सब्जेक्ट नॉलेज मेरे पास थी, अपने प्रोफेशन की, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का था। और मैं जब अपने प्रोफेशंस में लॉयर से मिलता था और जब मैं उनके केसेस पढ़ता था, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं तो बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, कानून बदलते हैं, सब कुछ होता है, जजमेंट्स होते हैं, तो जब मैं वो पढ़ता था तो मेरा एक पैशन डेवलप हुआ इस प्रोफेशन में और मैंने उसको और डीपली पढ़ना शुरू किया। फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन लेटर के पार्ट ऑफ द कैरियर में मैंने कहा चलो एक फॉर्मल एजुकेशन लॉ की ली जाए, तो फिर LLB करी, फिर मेरे को और इंटरेस्ट आने लगा, तो देन आई एम नाउ फुल टाइम प्रैक्टिसिंग इन दिस प्रोफेशन। अब मैं आपको वापस हिस्ट्री में ले सकता हूँ। हम कैरियर की बात कर रहे थे, इंजीनियर, डॉक्टर, कॉमर्स, CA, ये था। जिसको कुछ नहीं मिलता था, जो बिल्कुल बेकार हो जाता था, वो कहता था यार कुछ नहीं, लॉ की डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि वो एडमिशन कहीं भी मिल जाता था। मैं बात कर रहा हूँ 70, 80, 90 के आसपास। इट वॉज द ईजीएस्ट प्रोफेशन कि यार जिसको कुछ नहीं मिल रहा वो चला जाए। लेकिन विद टाइम आज हालत ये है कि आई डोंट नो, सडनली इट्स लाइक ए प्रिफर्ड प्रोफेशन इन मैनी प्लेसेस, इन मैनी सोसाइटीज, विच इज गुड इन वन वे, कि गुड टैलेंट इज कमिंग टू लॉ। तो जो पुराना टैलेंट था, जिसको कहते हैं ना कि उस समय जो अच्छे एडवोकेट्स या जजेस बने, वो बहुत लिमिटेड थे, वो वास्तव में पैशनेट थे, या फिर चेंबर से आए, थे। तो वो पैशनेट लोग थे। इसलिए आप देखेंगे जब हम बात कर रहे थे कि रेस्पेक्टेड जुडिशरी की, वो पुराने लोग क्यों थे? क्योंकि दे वर डिवोटेड, दे वर कमिटेड टू द प्रोफेशन। उन्होंने इसको ऐसे प्रोफेशन, जो आजकल प्रोफेशनल वर्ड होता है, मतलब कि ठीक है, नौकरी है, रेस्पेक्टेड है, पैसा है, इज्जत है, इसलिए मैं आ रहा हूं। वो उसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो उस समय चीजें नहीं थी, वो था मोर ऑफ पैशन। और अपनी मेहनत से वो लोग आगे बढ़े और दे केम टू सुप्रीम कोर्ट और एट सीनियर पोजीशंस एंड दे गिव वंडरफुल जजमेंट्स। आज वो टेक्स्ट बुक केसेस है, आज नहीं हो रहा है। आज क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स कंपेयर टू दोज जजमेंट्स में बहुत फर्क है। आज इट लुक्स मोर मैकेनिकल। हम ये कह सकते हैं क्या कि ये जो 3 डेकेड्स थी, 70s, 80s और 90s की जो 3 डेकेड्स थी, और जब तक ये 5 ईयर लॉ आया नहीं, तो दीज आर दी लॉस्ट डेकेड्स। सर, क्या हुआ कि लीगल प्रोफेशन पे जिस तरह से आपने CA की बात करी, जिस पैशन से CA के प्रोफेशन ने या मेडिकल के प्रोफेशन ने या बाकी चीज़ों ने बदलती हुई साइंटिफिक अप्रोचेस को एडॉप्ट किया, नए कॉन्सेप्ट्स लेके आए और अपने आप को अपग्रेड किया, प्लस समाज का प्रेशर भी था कि भाई वी वांट बेटर क्रेडिबल सिस्टम्स, चाहे वो अकाउंटिंग का हो, चाहे वो टैक्स लॉज का हो या टैक्सेशन अप्रोच हो। तो दोनों तीनों तरफ से प्रेशर था, तो थिंग्स इंप्रूव हुई। अनफॉर्चुनेटली लॉ में क्या हुआ, लॉ में वो जो रिगर होना चाहिए था टू अपग्रेड द करिकुलम ऑफ द लॉ, वो नहीं हुआ, क्योंकि जितनी बार एसोसिएशंस हैं वो पॉलिटिकल अखाड़ा बन के रह गई। आज भी आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शंस हो या हाई कोर्ट्स के इलेक्शन हो या लोअर कोर्ट्स के इलेक्शन हो, इट लुक्स लाइक एक्चुअली इलेक्शन कैंपेन। आपको पूरी जगह पे वो वोट फॉर वोट नंबर 6, 7, 5, 3, वो बैनर लगे होते हैं, लॉबिंग चल रही होती है, पार्टियां चल रही होती हैं।
मतलब कभी कभी ये लगता है कि क्या ये वास्तव में पॉलिटिकल स्पेस है या प्रोफेशनल स्पेस है, क्योंकि प्रोफेशन में अगर आप अच्छे हैं तो आपको वोट मिलना चाहिए, लॉबिंग की क्या जरूरत है। और अगर आप सोसाइटी में सर्व करना चाहते हैं, अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, व्हाट इज योर एजेंडा? विल यू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? अगर मान लीजिए आज मैं बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनता हूं, व्हाट इज माय विजन फॉर लॉ प्रोफेशन? हाउ आई एम गोइंग टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लॉ और लीगल प्रोफेशन ऑफ द कंट्री? इस तरह का जो रिगर होना चाहिए डिबेट्स में, वो नहीं है। नए कॉन्सेप्ट्स हम नहीं ला रहे हैं। हम सोच रहे हैं बस ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके आगे कुछ नहीं सोचना है। अनफॉर्चुनेटली लीगल प्रोफेशन में क्या रह गया है, मैं जो देखता हूं बाकी कलीग्स को भी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है, और पुराना कोई जजमेंट ढूंढो यार। वो बच्चों को लॉ फॉर्म्स वाले लगा देती हैं रिसर्च, सो कॉल्ड रिसर्च के नाम पे। रिसर्च क्या होती है? पुराना जजमेंट ढूंढो। वो रिसर्च पहले होती थी कि आपको पिछले 50 साल की किताबें छांटनी, अब तो इंटरनेट, अब क्या है कि रिसर्च, अब तो सर्च है, रिसर्च नहीं रहा है। अब तो जो रिसर्च की जगह वो सर्च हो गया है। नेट पे जाइए, आप जजमेंट का कोट कर दीजिए, फुटनोट में नाम मिल ही जाता है, नहीं तो अपोजिशन पार्टी कोट कर देती है। पुराना जजमेंट पढ़ो, उसमें 3 और मिल जाते हैं, तो आपको सर्च में सब कुछ निकल जाता है। 1 घंटे का खेल रह गया। कट पेस्ट कट पेस्ट कट पेस्ट करके जब से कंप्यूटर आया है, टाइपिंग रही नहीं, तो आप 200 पेज, 300 पेज, 400 पेज, मेरे एक केस मैंने किसी का एविडेंस का 6000 पेज भेज दिए, एक काम का नहीं था। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है सर? हम लोगों ने इस पूरे प्रोफेशन को सिर्फ मैकेनिकल बना के छोड़ दिया। कहां पे दिमाग जा रहा है? फॉर्म कैसा होगा, इंडेक्स कैसा होगा, ये ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है। सारा लीगल प्रोफेशन वहां घट के आ गया है जहां पे जो ऑफिस का क्लर्क करता है, प्रोसीजर पे। सब्सटेंस को अगर आप पढ़ते हो, एक ही चीज को 40 पेज का अगर या 50 पेज का डॉक्यूमेंट होगा तो उसको 8 बार वही चीज लिखी होगी, वही चीज 8 बार पेज भरने हैं, क्योंकि क्लाइंट को दिखाना है कि कितनी मोटी फाइल बनी। पैसे लिए ना मोटे, तो फाइल मोटी दिखनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो प्रोफेशनलिज्म, मैं कहूंगा हैंडफुल होंगे जहां पे अच्छे काम हो रहे होंगे, लेकिन मेजॉरिटी, जब भी हम बात कर रहे हैं, हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, ट्रेंड की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस की बात नहीं हम करते। दिस प्रोफेशन नीड्स लॉट ऑफ फोकस। नहीं तो क्या होगा कि प्रॉब्लम क्या होती है सर, एक आम आदमी बड़ी उम्मीद से आता है। हम लोगों के कारण, अगर मान लीजिए लॉयर्स के कारण, कैजुअल अप्रोच के कारण, और ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, लॉयर्स आर बिकमिंग वेरी कैजुअल। बहुत लोग दुखी मिलते हैं सर, ये केस पे क्यों नहीं हुआ, पता नहीं सर। क्लाइंट इज क्लूलेस, उसको ना तो ढंग से गाइड किया जाता है लॉयर के द्वारा कि यार तेरा केस यहाँ है, यहाँ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बिकम मनी मेकिंग प्रोफेशन एट द कॉस्ट ऑफ मिजरीज ऑफ द क्लाइंट। इज इट एथिकल? हम और किसी प्रोफेशन में अगर हम करते हैं, मान लीजिए यही काम अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करता है एज ए FMCG कंपनी या सेलर, तो मैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में चला जाता। यहाँ क्या होगा? यहाँ तो हर तरह का प्रोटेक्शन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। ये बहुत वाइटल प्रोफेशन है। ये तो अकेला ऐसा प्रोफेशन है जो GST भी नहीं देता। मैं क्या बोल रहा हूं सर कि हम लोगों ने ये सारी सुविधाएं समाज से ली, सब समाज से ली ना। कॉलेजियम सिस्टम भी हमने समाज को कहा कि हम डिसाइड करेंगे, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रखेंगे, ये भी हमने समाज से ले लिया अपने लिए, GST भी नहीं देंगे, ये भी हमने समाज से ले लिया। हमने समाज से सब कुछ लिया, बदले में दिया क्या? क्या समाज को हमने वो दिया जो समाज एक्सपेक्ट कर रहा था? क्या हमने टाइमली जजमेंट दिए? क्या हमने, फिर आप कहेंगे कि साहब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो हम कैसे करते, सरकार हमें सपोर्ट नहीं करती। मैं ये पूछता हूँ कि 500 पेज का जजमेंट लिखने की क्या आवश्यकता है? आपने अमेरिकन जजमेंट्स देखे हैं? उनके जो ओपिनियंस आते हैं, 1 पेज 2 पेज, कोई बहुत बड़ा होगा तो 10-15 का होगा। सर मैं यही कह रहा हूं ना कि आज की तारीख में क्या है, वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी एट द विद बाय शोइंग क्वांटिटी। देखिए, अगर मैं भी अगर आर्ग्यूमेंट करता हूं, आप भी अगर ड्राफ्टिंग करते हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बार आए थे हमारे प्रोग्राम पे ह्यूमन राइट्स पे बात करने के लिए। साथ में बैठा था हमने प्रोफेसर भरत गुप्त को। ही कट अ सॉरी फिगर, और उनके आप जजमेंट देख लीजिए तो उसमें बस खाली कोई फॉरेन
जजमेंट कोटेड है, कोई फॉरेन ऑथर कोटेड है, कोई उसको ये दिखा दिखा के प्रॉब्ली आई डोंट नो हु ही वांटेड टू इम्प्रेस, खुद को इम्प्रेस करते थे उन जजमेंट्स में या कि किसी और को इम्प्रेस करते थे, बट नो क्वालिटी, नो सब्सटेंस। सर कहना नहीं चाहिए, एक आर्बिट्रेशन का केस था सिंगापुर में, इंडियन पार्टी थी, क्योंकि कुछ प्रोफेशन से मेरा इंटरेस्ट तो उस तरह कि मैं ट्रैकिंग रखता हूँ। एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के, मेरे ख्याल से वो चीफ जस्टिस रिटायर हुए थे, चीफ जस्टिस थे। इंडियन पार्टी ने उन चीफ जस्टिस से ओपिनियन लिखवाई उस केस में। वो जब उन्होंने वहाँ सबमिट करी आर्बिट्रेशन कोर्ट में सिंगापुर में, और जो उसके ऊपर जो कमेंट दिए आर्बिट्रेटर्स ने, आई वाज शॉक्ड। अगर चीफ जस्टिस की ओपिनियन को इतना उन्होंने कहा कि यार ये क्या लिख दिया, इनको पता भी है ये क्या लिख रहे हैं। सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओपिनियन दे रहा है एक लीगल मैटर पे, और उसका जो चीरफाड़ किया उन्होंने, और जो मतलब एक आदमी कहेगा यार ये कि अनाड़ी आदमी ने लिखा है क्या, उसको पता ही नहीं वो क्यों लिख रहा है और क्या लिख रहा है। जबरदस्ती आप कॉन्टेक्स्ट के आउट से आके जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वहां के आर्बिट्रेटर्स ने वो किया, मैं नेट पे पढ़ रहा था वो पूरा केस। ये जब एज ए लीगल ओपिनियन देते हैं, और ये क्वालिटी है जब वहां जजमेंट पे बैठते हैं। अब मैं इसीलिए कहता हूं कि इशू इज नॉट व्हाट इज योर डेजिग्नेशन, दिस प्रोफेशन नीड्स कॉम्पिटेंसी नॉट अथॉरिटी। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इसको विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार सर, वंदे मातरम।